हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो स्टार्ट सबसे पहले नाम से ही करते हैं। WKB का मतलब क्या है? यहाँ पे WKB 3 साइंटिस्ट थे, उनके फर्स्ट लेटर से हमने यहाँ पे डिनोट किया है। अप्रोक्सीमेशन मेथड मीन्स जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, WKB मेथड उसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है हमें। एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा। तो स्टार्ट करते हैं। WKB इज फाइनल टाइप ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन। मीन्स जो WKB मेथड है, अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये फाइनल मेथड है जो हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है या उसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट अप्लाइज ओनली दोज सिचुएशन इन विच द पोटेंशियल एनर्जी इज स्लोली वेरिंग। तो ये जो WKB मेथड है, हम उसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो स्लाइटली चेंज हो रही है, धीरे धीरे उस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज आ रहा हो पोजीशन का। तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे मान लिया कि ये हमारे पास एक Vx पोटेंशियल, ये x डायरेक्शन में ये पोटेंशियल जो फंक्शन है वो किसका? x का है। तो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया या फिर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मान लिया जो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम कोई भी 2 पॉइंट लेके चलते हैं। सपोज दैट ये हमने 2 पॉइंट मान लिए। थोड़ा सा डार्क करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे पॉइंट A से पॉइंट B के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो जो पोटेंशियल है, उसकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उसकी पोजीशन के अंदर बिल्कुल स्लाइटली सा चेंज आ रहा है। अगर उसकी पोजीशन में स्लाइटली सा चेंज आएगा यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्लोली धीरे धीरे वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे भी आ सकता है। बस उसकी पोटेंशियल एनर्जी वेरी करनी चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आना चाहिए या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, WKB मेथड इज अप्लीकेबल फॉर 1 डायमेंशन। तो ये जो WKB मेथड है ओनली 1 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर ही क्या है? अप्लीकेबल है। अगर हमारे पास कोई 3 डायमेंशन प्रॉब्लम है तो उस 3 डायमेंशन प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करेंगे 1 डायमेंशन के ऊपर, देन उसके ऊपर हम WKB मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो WKB मेथड इज द अप्लीकेबल ऑफ 1 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या 1 डायमेंशन प्रॉब्लम। मीन्स जो WKB मेथड है वो हम 1 डायमेंशन प्रॉब्लम के ऊपर लगा सकते हैं। अगर सपोज कर लिया हमारे पास 1 डायमेंशन प्रॉब्लम नहीं है, 3 डायमेंशन प्रॉब्लम है, तो उस 3 डायमेंशन प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करेंगे 1 डायमेंशन के ऊपर, देन हम उसके ऊपर जो WKB मेथड है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्लोली चेंजिंग पोटेंशियल मीन्स जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल चेंज होने का मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन स्लाइटली चेंज कर रही है। ठीक है, पोजीशन अगर स्लाइटली चेंज करेगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर भी स्लाइटली सा चेंज आएगा। तो ये स्लोली चेंजिंग पोटेंशियल मीन्स द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पे डिनोट किया है Vx से। x यहाँ पे पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ x है, और ओनली x ही क्यों लिया है? क्योंकि हम ओनली 1 डायमेंशन प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे या उसका 1 डायमेंशन प्रॉब्लम लेके चलेंगे। अगर 3 डायमेंशन है तो उसको 1 डायमेंशन के अंदर रिड्यूस करेंगे। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1x ही लिया है। तो जो यहाँ पे स्लोली चेंज हो रहा है उसका या फिर स्लोली चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर स्लाइटली सा चेंज आ रहा है या फिर उसकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो स्लाइटली चेंज हो रही है। अब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? उसकी जो वेवलेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए डी ब्रोग वेवलेंथ के इक्वल या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल। मीन्स जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होनी चाहिए, कितनी वेवलेंथ का चेंज आना चाहिए? जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उतना ही उसके अंदर चेंज आना चाहिए। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर h की वैल्यू रखें, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास उस ऑब्जेक्ट का मास रखें और उसकी वेलोसिटी रखें और
उसको सोल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेट वो रिजल्ट आएगा 10⁻34 से लेके 10⁻35 के आसपास तक रिजल्ट आएगा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है हमारे पास। रही बात मास की, तो मास अप्रोक्सीमेट हम 100 ग्राम के आसपास लेके चलते हैं। तो आई होप आपको ये इतना जो फर्स्ट पेज है वो क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, मैथमेटिकल बाद में करेंगे, एक बार एक पॉइंट और रहता है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल मूविंग विद एनर्जी ई इन द रीजन ऑफ पोटेंशियल वी। मीन्स यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो हमने मान ली ई, और वो वी पोटेंशियल के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या फिर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। यही बता रखा है। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल मूविंग विद एनर्जी ई, उस पार्टिकल की एनर्जी ई है इन रीजन ऑफ पोटेंशियल वी, और वो पार्टिकल वी पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है। उसके बाद हमने मान लिया जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रिजल्ट आता है वो आता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पे जो लैम्डा है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट और पी क्या है, मोमेंटम। तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है, हमने लैम्डा की वैल्यू लिख दी एच बाई 2m ई माइनस वी और टोटल की पावर हाफ। ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दिया। अब ये रिजल्ट आया कहां से है वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। अब मैं हाफ एम वी स्क्वेयर को इसको अगर मैं m से मल्टीप्लाई करवा दूं, m से डिवाइड करवा दूं, तो हमारे पास क्या जाएगा, m स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय 2m। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो ऊपर क्या था हमारे पास m स्क्वेयर वी स्क्वेयर, m स्क्वेयर वी स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूं, p स्क्वेयर, और डिवाइड में क्या है 2m एज इट इज। तो यहां से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू लैम्डा p की चाहिए। तो p को तो मैं क्या करूं, यही रखूंगा, इस 2m को मैं उस तरफ लेके चला जाऊंगा। तो क्या आ जाएगा, p स्क्वेयर इज इक्वल टू 2me। अगर मैं यहां से p की वैल्यू निकालूंगा तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2me। और E क्या है यहाँ पे, E ये जो काइनेटिक एनर्जी है मैंने इसको यहां से E से रिप्रेजेंट कर दिया था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, अब हम क्या करेंगे, जो E है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो टोटल एनर्जी क्या थी हमारे पास, ये थी। काइनेटिक एनर्जी को हमने यहीं रखा, पोटेंशियल एनर्जी को हम उस तरफ लेके चले गए। तो इधर काइनेटिक एनर्जी, उधर E माइनस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यही लिख दिया हमने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हाफ एम वी स्क्वेयर E माइनस वी। मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, E माइनस वी। यहाँ पे ये जो E लिख रखा है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो E लिख रखा है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए आप इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइयो भाई। तो अब यहाँ पे जो हमने जो वैल्यू निकाली है काइनेटिक एनर्जी की, E की जो वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इस E की जगह E माइनस वी। और जैसे ही मैं यहाँ पे E माइनस वी पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m। S तो हमारे पास ऊपर था ही, नीचे P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2m। और E की जगह मैं क्या रखूंगा, E माइनस वी। और टोटल या तो उसके ऊपर रूट लगा दो या उसकी पावर हाफ लिख दो। तो यहाँ पे m स्क्वेयर वी स्क्वेयर मोमेंटम हो जाएगा, और इसको मोमेंटम को P लिख दिया, रूट में हम इसको पावर ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अब प्रोपेगेशन कांस्टेंट को हम लिखते हैं K से। अब कोई भी पार्टिकल है मूव करेगा तो उसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट तो होगा ही। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट को हमने लिखा K से, और K की जो वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर A। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट के अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूं, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर A है, तो क्या होगा, तो हमने यहाँ पे 2 पाई तो रखा है यहाँ पे एज इट इज, लैम्डा की वैल्यू रख दी। लैम्डा की वैल्यू क्या थी, h/2m E माइनस वी और उसकी पावर हाफ। तो ये वैल्यू हमने रख दी, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, h/2 पाई क्या होता है हमारे पास, h/2 पाई होता है हमारे पास h कट, रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं समटाइम।
तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एच कट बोल सकते हैं। तो 2m e माइनस वी और टोटल की पावर हाफ डिवाइड बाई, हमने इस टर्म को क्या लिख दिया, एच कट लिख दिया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। अब हम जो पोटेंशियल स्लाइटली चेंज हो रहा है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल कांस्टेंट है, वैसे तो हम लेके चलेंगे कि जो पोटेंशियल है वो स्लाइटली सा चेंज हो रहा है। अगर वो पोटेंशियल स्लाइटली चेंज हो रहा है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या होंगी, तो उसको हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो मैथमेटिकली स्लोली वेरिंग पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस बाय कंडीशन। तो हमने जो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। और ये क्या है, 1/k²। के क्या है यहाँ पे, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव dk/dx। ये लेस देन है किससे, 1 से। ये इसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि ये वाली इक्वेशन कहां से आई, क्योंकि हमने तो ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रखा है। तो अब ये भी देखते हैं कि ये जो मैथमेटिकल स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है जिसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, ये कहां से आया वो भी देखते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें वैल्यू चाहिए के की। के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, के की वैल्यू अभी निकाली थी 2π/λ। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, एक सेकेंड, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/k। मैं इसको पलट देता हूं तो ये आ जाएगा λ/2π। और यहां पे जो λ/2π है इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा कट लिख सकते हैं। जैसे हम एच कट लिखते हैं ना, एच कट h/2π, वैसे ही हमने यहाँ पे λ/2π को किससे लिख दिया, लैम्डा कट से लिख दिया। तो लैम्डा कट इक्वल किसके आ गया हमारे पास, 1/k के इक्वल आ गया। और अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो क्या आ जाएगा, डी लैम्डा कट, और इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये आ जाएगा, पावर ऊपर लेके जाऊंगा वापस लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, k², और साथ में आ जाएगा dk। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे हम s के रिस्पेक्ट में भी कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, dx, और यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास स्लोली वेरिंग पोटेंशियल का जो मैथमेटिकल रिजल्ट लिखा था हमने, ये आ गया हमारे पास। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्लोली वेरिंग पोटेंशियल के अंदर होता क्या क्या है, कैसे हम जो WKB मेथड है इसके अंदर कौन कौन सी जो एप्लीकेबल कंडीशन है वो सब क्या क्या हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल फंक्शन है उसको भी रिप्रेजेंट करके बता देते हैं एक डायग्राम से। तो इस तरफ हमने x और इस डायरेक्शन में हमने पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर दिया Vx, और ये हमने कोई पार्टिकल की एनर्जी मान ली E, और ये हमारे पास पोटेंशियल है, ये उस पार्टिकल की एनर्जी है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 रीजन होंगे। यहाँ पे ये कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसको हमने मिला दिया और इसको हमने बोल दिया x डायरेक्शन में है तो हमने बोल दिया इसको यहाँ पे x1, और इसको बोल दिया हमने x2। और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये वाली जो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये मैंने इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया ताकि आपको दिख अच्छे से जाए। ये क्या है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। तो इस डायग्राम में हमारे पास 3 रीजन आते हैं। फर्स्ट रीजन, ये वाला सेकंड रीजन, और ये वाला थर्ड रीजन। अब 1 बाय 1 रीजन फर्स्ट में क्या है, रीजन सेकंड में क्या है और रीजन थर्ड के अंदर क्या है। तो अगर हम बात करें रीजन फर्स्ट की, इस रीजन की, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है किससे, एनर्जी से। ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी तो यहाँ पे हमारे पास ये है जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो हमारे पास ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो हमने फर्स्ट रीजन के अंदर लिखा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है हमारे पास उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी से। मैं बात करूं सेकेंड रीजन की, तो सेकेंड रीजन में क्या है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है,
कम है उसकी इस पार्टिकल की एनर्जी से, या फिर हमने ये कोई भी एक एनर्जी का कर्व मान लिया या ग्राफ मान लिया, उससे कम है। तो यहां पे हम लिखेंगे जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कम है ई से। अब बात करूं थर्ड रीजन की, तो थर्ड रीजन के ऊपर हमारे यहाँ पे फिर से एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है इस एनर्जी ई से, जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाता है इस ई से। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये फर्स्ट है, ये सेकंड के लिए है, और यहाँ पे थर्ड के लिए लिखेंगे तो यही कंडीशन आएगी जो फर्स्ट के लिए थी, पोटेंशियल ग्रेटर देन है ई के। अब हम देखते हैं जो डब्ल्यू के भी मेथड है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, किस रीजन के अंदर एप्लीकेबल होगा और किस रीजन के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डब्ल्यू के भी मेथड है वो क्लासिकली अलाउड रीजन के अंदर एप्लीकेबल होगा। अब क्लासिकल अलाउड रीजन क्या होता है, तो जो रीजन सेकंड है ये हमारे पास क्लासिकल अलाउड रीजन है, और रीजन सेकंड के अंदर क्या है, रीजन सेकंड में जो हमारी ये जो पोटेंशियल है वो कम है इस ई से, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है ई से। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, एक सेकंड यहीं पे लिखते हैं हम सेकंड केस के लिए क्लासिकल अलाउड रीजन में। तो क्लासिकल अलाउड रीजन में क्या बोल सकते हैं, जो एनर्जी होती है हमारे पास, ये टोटल ई है, ई में से मैं वी माइनस करूंगा, ई माइनस वी करूंगा तो ई क्या है यहाँ पे ज्यादा है और वी क्या है कम है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी पार्टिकल की वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो मैं ये बोल सकता हूं जो क्लासिकली अलाउड रीजन है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब अगर बात करें फर्स्ट और थर्ड रीजन की, तो फर्स्ट और थर्ड रीजन का भी कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो ये नाम होता है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में क्या है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में है ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एनर्जी से क्या है, ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इससे। तो इसके लिए जो केस है वो क्या होगा, तो यहां पे जो क्लासिकल अलाउड रीजन में काइनेटिक एनर्जी क्या थी, पॉजिटिव थी। क्लासिकल फॉरबिडन रीजन के अंदर क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो सेकंड फर्स्ट और थर्ड केस के लिए मैं क्या लिखूंगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो हमने देखा कि जो डब्ल्यू के भी मेथड है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। अब बात उस चीज के ऊपर करते हैं जहां पे ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो वो मेथड होता है हमारे पास टर्निंग पॉइंट। ये मैच का टर्निंग पॉइंट नहीं है भाई, ये डब्ल्यू के भी का टर्निंग पॉइंट है। तो ये हमारे पास ये जो हमने x1 और x2 लिखा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, जो टर्निंग पॉइंट है x1 और x2 हमारे पास टर्निंग पॉइंट है। और x1 और टर्निंग पॉइंट तो है ही, साथ में यहाँ पे जो W के भी मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद एक चीज और, यहाँ पे अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस होगी या माइनस होगी या कुछ नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एनर्जी है, पोटेंशियल है और जो एनर्जी है वो क्या है, दोनों इक्वल हो रहे हैं, कट कर रहे हैं, मीन्स कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो दोनों की ई और वी की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास इक्वल हो जाएगी। यहां से समझेंगे। अब ये पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। अब ऊपर जा रहा है तो धीरे 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 जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और इस पॉइंट के ऊपर आते ही जो ई है और वी है दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट। तो हम ये बोल सकते हैं जो थर्ड केस है, थर्ड केस को हमने क्या नाम, टर्निंग पॉइंट जो नाम दिया था, टर्निंग पॉइंट के ऊपर हम ये बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो होगी उस पार्टिकल की। तो ये हमने देखा जो डब्ल्यू के भी मेथड है कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है और कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द मेथड। इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हमें एक ही चीज मिलती है,
हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके चलेंगे और उसकी हेल्प से यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिड्यूस इन इट्स क्लासिकल लिमिट। तो यहाँ पे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे क्लासिकल लिमिट्स के लिए। तो दिस मेथड हैज वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन देन क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। ये हमने अभी अभी देखा कि क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा। क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन में जो माफी चाहूंगा, यहाँ पे क्लासिकल फॉरबिडन रीजन की हम बात करें तो क्योंकि ये जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन है ई से, तो हम बात करें यहाँ पे क्लासिकल फॉरबिडन रीजन की। तो ये हमने अभी ग्राफ आपको समझाया था। हमारे पास बेसिकली 3 रीजन होंगे, एक तो रीजन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड रीजन। और यहाँ पे रीजन फर्स्ट और थर्ड क्लासिकल फॉरबिडन रीजन होंगे, रीजन सेकंड हमारे पास क्या होगा, क्लासिकल अलाउड रीजन होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे हमने एज्यूम किया या मान लिया हमारे पास एक वेव फंक्शन है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट ई माइनस वी, और v इज द फंक्शन ऑफ x। समटाइम कहीं ना कहीं आर भी मिलता है, और v इज द फंक्शन ऑफ x और इनटू में साई इज द वेव फंक्शन इक्वल टू 0। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका हमने एक सॉल्यूशन भी एज्यूम कर लिया, मान लिया इसका एक सॉल्यूशन भी है। और सॉल्यूशन क्या मान लिया हमने, ये साई माना, साई की वैल्यू हमने मानी c e की पावर आयटा फाई इज द फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय h कट। और यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, और जो फाई x है, फाई x क्या है, अनडिटरमाइंड फंक्शन है किसका, x का। मतलब हमें नहीं पता भाई x की ये कौन सी टर्म है, इसके बारे में नहीं पता। तो हमारे पास साई मिल गया, हमें सॉल्यूशन मिल गया। लेट द सॉल्यूशन ऑफ अबो इक्वेशन, अबो इक्वेशन बोले तो इक्वेशन नंबर 1 जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन क्या माना, साई। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। साई तो मिल गया, इसका 2 बार डेरिवेटिव और करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया कर्ली साई बाई कर्ली एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास ये सी एज इट इज, और आइटा एच कट क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ई की पावर हमारे पास एज इट इज रहेगी, पावर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ली फाई एक्स का करेंगे तो कर्ली साई बाय कर्ली एक्स आ जाएगा, कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है वो आता होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके बाद हमने ये वाली जो टर्म है फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये वाली टर्म तो हमने रखी एज इट इज, हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसका हमने यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि ये वाली टर्म क्या थी, कांस्टेंट थी। इसके अंदर हमने लगा दिया यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिखी, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव कर दिया कर्ली स्क्वायर फाई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, प्लस में सेकंड टर्म हमने एज इट इज रखी, इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, और साथ में पावर का भी क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास ये। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेते हैं। रीअरेंज हमने यहाँ पे डायरेक्ट करके लिख दिया। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हम पुट करेंगे कहाँ पे, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर पुट कर देंगे। पर पुट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट है कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स और कर्ली स्क्वायर फाई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स की जगह हमने पुट कर दिया फाई डैश, और कर्ली स्क्वायर फाई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया फाई डबल डैश। दोनों वैल्यू उठा के इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद ये जो कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू है देन हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, फिर उसको करेंगे सोल्व। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद पूरी की पूरी टर्म सेम एज इट इज रहेगी, बस इस टर्म की जगह हमने फाई डैश लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे, फाई डबल डैश लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कर्ली स्क्वायर साई बाई कर्ली एक्स की यहाँ पे वैल्यू लिख दी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम मान के चले थे स्टार्टिंग में।
ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे, एक वैल्यू तो यहाँ पे पुट करेंगे और दूसरा जो साई की वैल्यू है, साई ये साई की वैल्यू जो हम एज्यूम करके चले थे वेव फंक्शन क्या मानना था हमने, सी ई की पावर आयटा फाई एक्स और एच कट। एक सेकेंड में इस मच्छर को भगा दूं भाई, ये माना था। ये वैल्यू भी उठा के हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस साई की जगह पुट करेंगे और इसकी जगह हम ये इक्वेशन पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी और यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू उठाई और वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी, बाकी की पूरी टर्म है वो एज इट इज रखी। अब दिक्कत ये है कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करें, ये वाली टर्म तो रखी हमने बाहर, ये वाली टर्म इस पार्ट में भी है, इसमें भी है और इस पार्ट में भी है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे सब में से। कॉमन निकालने के बाद यहां से क्या बच जाएगा, फाइव डैश का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, माइनस कॉमन नहीं निकाला, माइनस एज इट इज रखा हमने, प्लस यहां से क्या बच जाएगा, एच कट भी हमने बाहर निकाल लिया। तो इस टर्म में हमने क्या करना पड़ेगा, नीचे एक एच कट है तो हम यहाँ पे एच कट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एच कट से इसको डिवाइड करवाएंगे तो नीचे एच कट स्क्वायर हो जाएगा, देन हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास एक एच कट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयटा एच कट बच जाएगा और साथ में फाइव डबल डैश बच जाएगा और साथ में 2m एच कट, हमने एच कट स्क्वायर बाहर निकाल लिया था, 2m e माइनस वी और x, और ये वाली टर्म हमने बाहर निकाल ली थी। उसके बाद हमने क्या किया, जो साई की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो नहीं सकती, मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास 0 के इक्वल हो नहीं सकता। तो 0 के इक्वल कौन होगा, ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो जो बाकी बच गई उस इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल रख दिया। क्योंकि अगर हम साई की वैल्यू इसी को 0 के इक्वल मान लेंगे तो सॉल्यूशन ही खत्म, कहानी खत्म, फिर तो हम इसको आगे सोल्व ही नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने इस पार्ट को 0 नहीं मानना, जो बाकी पार्ट है उसको 0 मान लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और तो जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको हम WKAP अप्रोक्सीमेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फाइव डबल डैश है और फाइव डैश का फाइव डैश है, इसको हम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जो अदर सीरीज एक्सपेंड करते हैं, टेलर सीरीज करते हैं या और भी सीरीज एक्सपेंड करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे जो 5x है उसको h की पावर में एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने 5x, ये आपको याद करना पड़ेगा, ओनली ये पॉइंट आपको इसके अंदर याद करना पड़ेगा कि ये पॉइंट भी होगा इसके अंदर। बाकी सारा का जो सारा है वो इजिली समझ में आ जाएगा। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी जरूर है पर आसान है, इजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो 5x है इसको एक्सपेंड कर दिया, 5 नॉट x प्लस एच कट 5 प्लस एच कट स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 नॉट था, 5 2 5 3, और यहाँ पे जो एच कट है वो धीरे धीरे, यहाँ पे एच कट था एच कट स्क्वायर बाय 2, धीरे धीरे ये भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ये सीरीज एक्सपेंड की है ना, ये वाली, वैसे ही हम 5 डबल डैश और 5 डैश को क्या करेंगे, ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे और देन फिर हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर उनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हेंस देयर इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, यही बता दिया। यहाँ पे भी जो 5 है, 5 डैश और 5 डबल डैश, इसको भी हमने एक्सपेंड कर लिया। जैसे कि हमने ये पहले वाली इक्वेशन एक्सपेंड की थी, इक्वेशन नंबर 5, वैसे ही हमने इन दो टर्म को एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करके हमने यहाँ पे 5 डैश को हमने लिखा 5 नॉट डैश प्लस एच कट 5 डैश, बिल्कुल डिटो उसी के जैसे एक्सपेंड किया है, बस इसमें डैश और डबल डैश आ जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम। अब इसको बोल दिया कंप्लीट को इक्वेशन नंबर 6। अब जो इक्वेशन नंबर 6 आई है हमारे पास, इस इक्वेशन नंबर 6 को ये दो वैल्यू है हमारे पास, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देते हैं। इनकी जो वैल्यू आई है, इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास ये, तो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर 5 डबल डैश और 5 डैश की अगर मैं दोनों की वैल्यू पुट कर दूं, 5 डबल डैश की तो वैल्यू मेरे पास ये है, 5 डैश की वैल्यू मेरे पास ये है, इक्वेशन नंबर मेरे पास ये है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, दोनों की वैल्यू उठाओ यहाँ पे पुट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। 5 डबल डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी
और फाइव डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज मैंने लिख दिया। तो ये मैंने वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम जो इक्वेशन नंबर 7 है इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो एच के कोफिशिएंट है, एच कट के कोफिशिएंट, उनको कंपेयर करेंगे। हाँ, H1 के कोफिशिएंट कौन से हैं, H2 के कोफिशिएंट कौन से हैं, उन सबको। और कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, ये आइटा एच कट है, इसको सबसे पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खोल लेंगे, और स्क्वायर को खोलने के बाद फिर हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट उन कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो कोफिशिएंट लेंगे जहां पे एच कट है ही नहीं, उसके बाद एक जिसके अंदर h की पावर 1 है वो कोफिशिएंट उठाएंगे, उसके बाद h की पावर स्क्वायर वाले कोफिशिएंट उठाएंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। आप इसको सोल्व कर सकते हो कैसे, आइटा एच कट को अंदर मल्टीप्लाई करवाना, उसके बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर खोलने के बाद हम इसके कोफिशिएंट उठा सकते हैं। तो इसके जो कोफिशिएंट आएंगे, कोफिशिएंट क्या आएंगे हमारे पास, कोफिशिएंट ये आएंगे, ये वो टर्म है जिसके अंदर कोई भी एच कट की वैल्यू नहीं है, ये h की पावर 1 वाले कोफिशिएंट है, और ये h की पावर 2 वाले कोफिशिएंट है। इनके अंदर सबके अंदर एच कट था, यहाँ भी एच कट था, यहाँ भी एच कट था, एच कट हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। सेम एज इट इज इस टर्म में भी यहाँ पे एच कट स्क्वायर था, एच कट स्क्वायर था, एच कट स्क्वायर आएगा, तीनों में से कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया। और ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है, 0 के। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, सेकंड टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, और जो थर्ड टर्म है उसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, सेकंड टर्म को हमने 0 के इक्वल रख दिया, और थर्ड टर्म को भी हमने यहाँ पे 0 के इक्वल रख दिया। नाम दे दिया तीनों इक्वेशन को ABC, 9A, 9B और 9C। तो इन तीनों टर्म को हम बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या डिफाइन करती है, फाइव नॉट इन टर्म ऑफ E माइनस बी। यहाँ पे ये जो फाइव नॉट है वो किसकी टर्म में है, E माइनस वी की टर्म में है। उसके बाद दीज इक्वेशन में बी सोल्व सक्सेसफुली, इन इक्वेशन को हम सक्सेसफुली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद बता रखा जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, ये जो इक्वेशन है 9A, डिफाइन फाइव नॉट इन टर्म ऑफ E माइनस बी। तो यहाँ पे जो फाइव नॉट है वो किसकी टर्म में है, E माइनस बी की टर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 9 है, यहाँ पे फाइव नॉट डैश का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम फाइव नॉट डैश की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। उसके बाद हमने ये बता रखा है ये दोनों इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो द सेकंड इक्वेशन डिफाइन फाइव वन इन टर्म ऑफ फाइव नॉट। तो ये जो इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पे जो फाइव वन है वो फाइव नॉट की टर्म में क्या कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं। सेम एज इट इज जो फाइव वन डबल डैश है उसको हम किसकी फॉर्म में डिफाइन करेंगे, फाइव वन और फाइव वन नॉट की टर्म में हम उसको डिफाइन कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 9A है उसको हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास ये है। इक्वेशन नंबर 9 में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है फाइव नॉट डैश की। तो फाइव नॉट डैश की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली टर्म हमने यही रखी, इस टर्म को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू के साइड से, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगी ये कंप्लीट टर्म। उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में है, अब हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 10 है इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, ये जो डैश है डिफरेंस डेरिवेटिव हो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाइव नॉट की वैल्यू मिल जाएगी हमें। यहाँ पे जो पावर बता रखी है x और x नॉट, वो हमने बता दिया कोई भी आर्बिट्रेरी फिक्स वैल्यू है किसकी, x की। उसके बाद सेम एज इट इज हम 9b को सोल्व करेंगे। 9b हमारे पास ये है, 9b से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फाइव वन डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाली टर्म हम उस तरफ लेके जाएंगे और इसको यहीं रखेंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइव वन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, फाइव डैश वन की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमें मिल जाएगी लॉग की टर्म में, और ये जो डैश है वो इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फाइव वन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो C1 है उसको हमने नाम दे दिया, ये कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। उसके बाद वेयर C1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो C1 है वो कांस्टेंट है, दिस रिजल्ट फाइव नॉट वन इज नेगेटिव। अगर फाइव वन नॉट हमारे पास नेगेटिव लेके चले,
एंड द लोगरिथम ऑफ नेगेटिव फंक्शन डिफर ओनली बाय इमेजिनरी पार्ट। तो जो नेगेटिव फंक्शन का जो लोगरिथम है वो क्या इमेजिनरी पार्ट से या कांस्टेंट पार्ट से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस इक्वेशन नंबर 11 को हम रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे, इसके अंदर कुछ रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 11 क्या है हमारे पास, ये है। तो इक्वेशन नंबर 11 को अगर हम दोबारा लिखेंगे नेगेटिव लोगरिथम होने के कारण, सॉरी जो फाइव नॉट डैश की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 आइटा बाय 2 लॉग मोड ऑफ फाइव नॉट डैश प्लस C2। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे C1 है और ये वाली इक्वेशन को फाइव नॉट डैश को हम मोड के टर्म में लिख देंगे। बाकी जो इक्वेशन नंबर 12 है और 12A है, इसको सॉरी 11A और वो 11, इनके अंदर स्लाइटली सा डिफरेंस है। और यहाँ पे जो C2 बोला है उसको हमने क्या बोल दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सो द अप्रोक्सीमेशन WKB सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5 थी हमारे पास ये वाली, जो हम 5 की टर्म 5x को हमने h कट की पावर में एक्सपेंड किया था। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ WKB सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखें तो जो 5 है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, फाइव नॉट x के प्लस ये वाली फाइव नॉट x और प्लस में ये वाली एज इट इज इक्वेशन, ये वाला जो कांस्टेंट है उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे अब इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 12 क्या है, जो इक्वेशन नंबर 5 है उसका हमने अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मान लिया। तो यहाँ पे फाइव नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। फाइव नॉट की वैल्यू कहाँ पे निकाली थी हमने, फाइव नॉट की वैल्यू अभी निकाली थी, ये वाली जो इक्वेशन है 10A, ये किसकी वैल्यू है, फाइव नॉट की वैल्यू है और फाइव नॉट फंक्शन ऑफ x। तो ये जो इक्वेशन नंबर 10A है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 12 के अंदर यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, फाइव नॉट डैश, फाइव नॉट डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, वेट ए मिनट, ये रही हमारे पास फाइव नॉट डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10। तो इक्वेशन नंबर 10 और 10A हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 12 के अंदर पुट करेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे फाइव नॉट की वैल्यू और यहाँ पे फाइव नॉट डैश की वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइव की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट की है हमने, बाकी सेम एज इट इज है। उसके बाद ये जो फाइव की वैल्यू है, इस फाइव की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मान के चले थे, साई इज इक्वल टू C e की पावर आइटा 5x और डिवाइड बाय h कट। तो यहाँ पे जो 5x है, ये जो हमने 5 की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे। और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये। या फिर हम ये बोल सकते हैं, ये जो 5 की वैल्यू है, ये 5 की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करेंगे। और यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, बाकी सारा एज इट इज। बाद में हमने जो ये इक्वेशन आई है इसको हमने रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास साई का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट की उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। इक्वेशन सॉरी जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं तो सोल्व भी करके जरूर बताता। तो यहाँ पे साई का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गया। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद साई ये आ गया। और यहाँ पे क्या आया, हमें प्लस माइनस मिला है। प्लस माइनस मिला है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली टर्म को अलग लिखेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, जो नेगेटिव वाली टर्म है उसको अलग लिखेंगे। बाकी का ये जो फर्स्ट पार्ट है वो एज इट इज रखेंगे। तो सोल द इक्वेशन 2 सोल कंटेंट्स इक्वेशन नंबर 14 डिफरेंशिएटिंग साइन, और जो साइन है उसके हिसाब से हम इसको डिफरेंट अलग अलग लिख लेंगे। तो साई का अप्रोक्सीमेट एज इट इज, फर्स्ट वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिखी। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली जो पॉजिटिव वाली टर्म है उसको पहले लिखा, जो नेगेटिव वाली टर्म है उसको हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो दो ए और बी ये वाली टर्म हमने अलग लिखी है। तो ए और बी क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। तो इक्वेशन नंबर 15 जो हमारे पास आई है उसको हम बोल सकते हैं भाई ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, और या फिर WKB साई फंक्शन है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 15 के बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप जो WKB अप्रोक्सीमेशन है उसको यहां तक सोल्व करके छोड़ सकते हो। अगर आप इसको कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए भी करना चाहते तो कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए क्या होगी, कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए ये होगी पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल कोरस्पॉन्डिंग टू वेव मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव आ रहा है तो उसका रीजन क्या है, जो
वेव है हमारे पास वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। अगर हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है वो नेगेटिव आ रहा है, मीन्स जो वेव है वो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रही है। अब हमने यहाँ पे स्पेशल केस माना, जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब तक हमने क्या माना था, जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब हम लेके चलेंगे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, मीन्स हमने कुछ ऐसा एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइटली से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और स्लाइटली पोजीशन चेंज कर रही है तो हमने यही मान लिया उसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, साई की जो वैल्यू आएगी, साई की वैल्यू हमारे पास ये आएगी एक्सपोनेंशियल आइटा पी एक्स और डिवाइड बाई एच कट। ये एक प्लेन वेव सॉल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे हमने पहले वाली का निकाला था ये कंप्लीट, वैसा ही हमने डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिखा है। तो इक्वेशन नंबर 15 जो हमने अभी अभी निकाली, ये वाली इक्वेशन नंबर 15, इसका जो अल्टरनेटिव आएगा वो क्या आएगा, बाकी सेम एज इट इज रहेगा, सिर्फ स्लाइटली सा चेंज रहेगा। फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ये कोस अलग आ जाएगा, बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज रह जाएगी। वहां पे प्लस माइनस आया था, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, पूरी टर्म इसी के अंदर आएगी। तो ये है डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर समझ आया तो अपने दोस्तों के में भी शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।